आजकल तो भाग-दौड़ का ज़माना है। बहुत काम का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, इवन पैसा कमाने का प्रेशर है। तो सब चीज़ों में जो भाग-दौड़ की आज की ज़िंदगी है, इसी कारण से जो है लोगों को नींद की समस्या भी उतनी ही तरीके से बढ़ रही है। 3 में से 1 लोगों को कम से कम कभी न कभी नींद की परेशानी से गूँजते हैं। कोई भी मानसिक परेशानी होती है उसमें नींद नहीं आना, नींद टूट जाना या जल्दी नींद खुलना एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। नमस्कार, मैं हूं दयानंद राय और आप देख रहे हैं आईडीटीवी इंद्रधनुष। नींद ना आना आज एक बड़ी समस्या बन गई है। इसकी वजह से लोग ढेर सारी बीमारियों का शिकार बन रहे हैं और कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सीआईपी ने एक अच्छी पहल की है। यहाँ हर मंगलवार को एक स्लीप क्लिनिक चलता है, जिससे ऐसे मरीज जो नींद की समस्या से जूझ रहे हैं उनको मदद मिलती है। तो नींद ना आना कितनी बड़ी समस्या है और इसकी वजहें क्या है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीआईपी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर उमेश। तो हम सर से बात करते हैं। नमस्कार। सर, ये स्लीप क्लिनिक क्या है और ये कैसे लोगों की मदद करता है? हाँ, स्लीप क्लिनिक हम इसलिए किए हैं क्योंकि बहुत बार मानसिक समस्या में स्लीप की परेशानी रहती है और कई बार ऐसा होता है कि कोई मानसिक परेशानी नहीं होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे मरीज़ रहते हैं जिसको सिर्फ नींद का परेशानी रहता है। तो ये ऐसा स्लीप क्लिनिक है जिसको सोच के बनाया गया है, जो परेशानी जैसे नींद की कुछ भी परेशानी हो तो उसमें कैसे बेहतर से बेहतर इलाज मरीज़ को दिया जाए, इसी को लेकर ही इस स्लीप क्लिनिक का मेन एम है। अच्छा सर, अनिद्रा की वजह क्या है और यह कितनी बड़ी समस्या है? देखिए, अनिद्रा की वजह काफ़ी सारा है क्योंकि आजकल तो भाग-दौड़ का ज़माना है। बहुत काम का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, इवन पैसा कमाने का प्रेशर है। तो सब चीज़ों में जो भाग-दौड़ की आज की ज़िंदगी है, इसी कारण से जो है लोगों को नींद की समस्या भी उतनी ही तरीके से बढ़ रही है। और देखा जाएगा तो कम से कम 8 से 10% मरीज़ को शायद लोगों को नींद की परेशानी हो सकती है। एंड बहुत बार ऐसा भी बोलते हैं कि कभी ना कभी कम से कम 3 में से 1 लोगों को कम से कम कभी ना कभी नींद की परेशानी से गूँजते हैं। सर, नींद का मानसिक स्वास्थ्य के साथ क्या संबंध है? नींद का मानसिक स्वास्थ्य से काफ़ी ज़्यादा संबंध है क्योंकि जब भी परेशानी होती है तो कोई भी मानसिक परेशानी होती है उसमें नींद नहीं आना, नींद टूट जाना या जल्दी नींद खुलना एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। उसके अलावा बहुत बीमारी ऐसा रहता है जो नींद नहीं आने का कारण से तो बीमारी का रूप जो है वो और तीव्र हो जाता है, जैसे कि डिप्रेशन हो या एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो या कोई और बीमारी भी हो सकता है जिसमें नींद नहीं आने के कारण से बीमारी बढ़ सकती है। सर, स्लीप क्लिनिक निद्रा से जूझने में किस प्रकार मदद करता है? देखिए, स्लीप क्लिनिक का कि बहुत बार मरीज़ों को जो है शारीरिक परेशानी हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या मानसिक परेशानी हो सकती है जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी इस तरह का हो गया, या कभी कभी कुछ और भी परेशानी हो सकता है जो न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकता है जिसमें नींद की परेशानी हो सकती है। हम पहले इवैल्यूएट करते हैं मरीज़ को कि क्या प्रॉब्लम से उनको नींद नहीं आ रही है, क्या कोई मानसिक परेशानी है या शारीरिक परेशानी है या न्यूरो का कुछ परेशानी है। तो इसी हिसाब से हम इवैल्यूएट करके असेसमेंट करके उसके बाद में कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो हम सीटी स्कैन या एमआरआई कराने का कोशिश करेंगे या ईईजी कराने का कोशिश करते हैं, जिस कारण से नींद का क्या परेशानी है, क्या रीज़न से उनको नींद नहीं हो रहा है, या कुछ ब्लड टेस्ट से इसको किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारा ऐसा असेसमेंट रहता है, इन्वेस्टिगेशंस रहता है जो नींद का समस्या को जो है आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। सर, यहाँ हर महीने कितने मरीज नींद न आने की शिकायत लेकर पहुँचते हैं? देखिए, हमारे इंस्टीट्यूट में लगभग देखा जाएगा तो कोई भी ओपीडी में कम से कम 40-50% मरीज़ को नींद की समस्या कुछ ना कुछ तो रहती है, मगर वो लोग को मानसिक समस्या भी साथ में रहती है। मगर जो मरीज़ जिसको सिर्फ नींद का परेशानी है उसका क्योंकि जागरूकता अभी तक नहीं है उतना,
तो इस कारण से क्या हो जाता है कि कम मरीज़ हमारे पास अभी तक आते हैं। एक ओपीडी में लगभग 1 या 2 आने से बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही मरीज़ देखे हैं ऐसा लग जाता है। मगर हम चाहते हैं कि लोग, अगर जागरूकता और बढ़ेगा तो और मरीज़ को हम यहाँ पे देख सकते हैं। सर, एक व्यक्ति को हर रोज कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमको जब नींद नहीं होता है तब लगता है कि नहीं 10 घंटा सोने से अच्छा रहेगा या 12 घंटा सो जाने से बेहतर रहेगा, संडे रहेगा तो हम 10 बजे तक सो जाएंगे, ऐसे रहता है। मगर उसको हमेशा एक रूटीन की तरह फॉलो करना है। कम से कम 6 घंटा नींद ज़रूरत है। एक शरीर को, एक थका हुआ शरीर को 6 घंटा नींद का ज़रूरत है। 6 से 8 घंटा जो है ये रेकमेंड किया जाता है, जो भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन या ये असेसमेंट जो भी करते हैं वो बताते हैं कि 6 से 8 घंटा नींद काफ़ी है एक इंसान के लिए। सर, ऐसा कहा जाता है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, तो ये जो कहावत है कितना प्रासंगिक है आज के? 100% सही है, क्योंकि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सब तरह का चीज़ों में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। कितने बजे तक सो जाना चाहिए और कितने बजे तक जगना चाहिए सर? देखिए, हमारे हिसाब से जो है अर्ली टू बेड ये एक अच्छा समय है, बिकॉज नॉर्मली आज के डेट पे क्या हो जाता है कि 9 बजे से पहले कोई डिनर नहीं करते हैं। तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि 8 to 9 के बीच में अगर डिनर करके थोड़ा सा टहलने जाएंगे, उसके बाद में 9 to 9:30 या 9:45 के बीच में अगर सोने चले जाएंगे तो सबसे बेस्ट हैबिट बन सकता है एक इंसान को। एंड मॉर्निंग में जो है वहाँ से मान लीजिए 6 से 8 घंटे, मतलब 5 से 7 बजे के बीच में अगर उठ जाएंगे तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। सर, नींद लगातार जरूरी है या ब्रेक लेकर भी पूरी की जा सकती है? देखिए, हमारे पास एक अंदर ही एक बायोलॉजिकल क्लॉक रहता है जिसको सर्केडियन रिदम हम बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब भी कुछ रिदम में कुछ भी डिस्टरबेंस हो जाता है तो उसी को जो है फॉलो करने लगता है, द सेम पैटर्न वुड बी फॉलोड। तो अगर दोपहर में नींद लेने लग जाएंगे तो रात में नींद की परेशानी बढ़ जाएगी, देर से नींद आएगा, और देर से नींद आएगा तो देर से उठने लगेंगे, तो आपका पूरा जो साइकिल है वो गड़बड़ा जाता है। तो इसी कारण से जो है हम ये रेकमेंड करेंगे कि दोपहर में सोना कम से कम करना है, चाहे जितना भी शरीर थका, सिर्फ रात में ही सोने बेहतर है। अच्छा, ये सर अनिद्रा की शिकायत लेकर आने वालों में युवाओं और छात्राओं की तादाद कितनी है? ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़े हमारे पास नहीं है, मगर फिर भी जितना भी हम मरीज को देखते हैं उसमें देखिए आजकल के डेट पे तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर रहता है। मोबाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आ गया है, जो रात भर मोबाइल देखते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म में वेब सीरीज़ देखते हैं, तो रात के 1 बजे 2 बजे तक देखने लग जाते हैं। तो जिस कारण से जो है देरी से सोना और देरी से उठना एक आम बात हो गई आज के डेट पे। तो इसी कारण से क्या होता है कि वो लोग तनाव से ग्रसित हो जाते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि नींद ठीक नहीं होता है। इसी कारण से हमको लगता है कि स्लीप पैटर्न को स्पेशली युवाओं में नॉर्मलाइज करना हो या नॉर्मल स्लीप को फॉलो करना हो, उसको एक रूटीन बनाना हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मोबाइल और टीवी आप कह रहे हैं, ये कितना बड़ा दुश्मन है अनिद्रा का? क्योंकि मोबाइल में ये बताया जाता है कि जो मोबाइल का जो लाइट रहता है वो हमारे ब्रेन को एक्टिव रखता है हमेशा। अच्छा। तो इसी कारण से क्या करता है कि ब्रेन को लगता है कि अभी मुझे काम करना है, क्योंकि उसके अंदर हम कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, कुछ न्यूज़ मिलता है, कुछ ऐसा न्यूज़ रहता है जो एकदम एक्टिवेट कर देता है हमको, क्योंकि और पढ़ना है इसके बारे में, या कुछ मोबाइल में कुछ सीरीज़ देख रहे हैं तो क्या हो जाता है, कुछ इंटरेस्टिंग आ जाता है तो ब्रेन और एक्टिवेट हो जाता है। इसी कारण से क्या, जितना ब्रेन को एक्टिवेट करते जाएंगे रात में, उतना ही आपको नींद आने में परेशानी होती रहेगी। तो अगर रात को अगर आप बोर कीजिएगा ब्रेन को, जैसे कुछ किताब, बोरिंग किताब से ले लीजिएगा, तो आपको नींद जल्दी आ जाएगी। अच्छी नींद के लिए क्या करना चाहिए सर, क्या सजेस्ट करेंगे? इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, स्लीप हाइजीन को जो है फॉलो करना ज़रूरी है। आमतौर पे लोग चाय कॉफ़ी वगैरह 6 बजे के बाद भी 7 बजे 8 बजे 9 बजे ऐसे पीते हैं, तो 6 बजे के बाद कभी कॉफ़ी टी बिल्कुल ना ले, ठीक है। शाम के बाद खाना खाने के बाद में कम से कम आधा घंटा घर के आंगन में ही टहले थोड़ा सा, और उसके अलावा मोबाइल फ़ोन या टीवी का इस्तेमाल ना करें 9 बजे के बाद कम से कम। और चौथा बात है कि
जब बिस्तर पे सोने जा रहे हैं तो बिस्तर को सिर्फ सोने के लिए रखना है, और बिस्तर पे जब कुछ पढ़ने लग जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो कंडीशनिंग हो जाता है जिससे आपको नींद नहीं हो सकती है। और अगर बिस्तर पे नींद नहीं आ रहा है तो वहीं पे करवट नहीं लेते रहना है, आपको कोई दूसरा जगह पे जाके, सोफ़ा पे हो, चेयर पे हो, जाके कुछ किताबें पढ़ना है, और जब नींद लगने लगती है तो वापस आके अपने बेड पे सोने आना है। बिल्कुल निःशुल्क है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में एक वर्कअप बनता है, जो एक जूनियर डॉक्टर इसको बढ़िया से जांच करते हैं, बढ़िया से हिस्ट्री लेते हैं, शारीरिक जांच वगैरह होता है। हो जाने के बाद में उसका डिस्कशन एक सीनियर विशेषज्ञ करते हैं। उसके बाद में जो भी परेशानी रहता है उसी हिसाब से उसको इलाज किया जाता है। कुछ इन्वेस्टिगेशन का ज़रूरत है तो इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस किया जाता है, या इन्वेस्टिगेशंस हो जाने के बाद में हो या उससे पहले ही कुछ दवाई दिए जाती तो है। सारी दवाएं और जांच फ्री है? जांच ओपीडी के हिसाब से कुछ चार्जेस रहते हैं, जो अंदर के मरीज रहते हैं उनको हम जांच फ्री में करते हैं। ओपीडी का कुछ चार्ज होता है? ओपीडी का कुछ चार्जेस रहता है, ओपीडी में जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनका कुछ चार्जेस रहता है। दवाइयों का रिसर्च होता है, दवाई मरीज को दिया जाता है, उसके बाद में उसमें कितना इम्प्रूवमेंट होता है उसके बारे में रिसर्च होता है। दूसरा है कि एमआरआई करके उसका ब्रेन में क्या गतिविधि हो रहा है उसके बारे में रिसर्च रहता है। ईईजी का जांच होता है जिसमें तरंग से हम हायर एनालिसिस करके उसका रिसर्च होता है। और चौथा ये है कि ब्रेन स्टिमुलेशन, मान लीजिए ईसीटी एक ये है, अभी मैग्नेटिक स्टिमुलेशन जैसा चीज़, या जो डीसी करंट जो रहता है उसमें पेशेंट्स को यहाँ पे रख के उसका भी इलाज रहता है। जो ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन है उसका इलाज होता है। उससे मतलब मरीज को कुछ भी दिक्कत नहीं रहता है, मगर उसमें सिम्टम्स इंप्रूवमेंट होता है कि नहीं वो देखता ये संशोधन। जो सर पहले करंट से हम लोग को याद है, करंट लगा के इलाज होता था, तो क्या वो करंट लगा का भी होता है? वो ईसीटी बोलते हैं उसको। अच्छा। इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाज है और बहुत फायदेमंद इलाज है। बहुत बार सुसाइडल पेशेंट का लाइफ बच जाता है। और अच्छा। बहुत जटिल से जटिल बीमारी का इलाज होता है उससे? वो, हाँ, क्योंकि वो तो अनेस्थेसिया में होता है अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है कि एक डेंटल प्रोसीजर जितना सेफ है वो। अच्छा, तो अच्छा, मतलब बेहोश कर देते हैं? हाँ, पहले एनेस्थेसिया देते हैं, एनेस्थेसिया देने के बाद में इलेक्ट्रिक शॉक। तो उतना वो कितना, मतलब वोल्ट क्या होता है उसका? वो तो बहुत ही कम, जितना मिर्गी ब्रेन में उत्पादित हुआ उतना ही हम ये देते हैं, उसमें करंट देते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कितना ज़रूरत है, वो एडजस्ट करना पड़ता है। वो मिलीकुलम्स के हिसाब से वो रीडिंग आ जाता है, उसी हिसाब से हम उतना जूल्स के हिसाब से हो या मिलीकुलम्स के हिसाब से हो मरीज को देते हैं। वो बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट, वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट बोल सकते हैं।